सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है संकल्प टेक्निकल क्लासेस में। तो आज दोस्तों हम पढ़ेंगे कि बढ़िया टॉपिक रहने वाला है। न्यू टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया है, जो आजकल बहुत चर्चा में और हर इस जगह इस टॉपिक की लड़कों को कहीं ना कहीं आवश्यकता इससे संबंधित जानकारी चाहिए होती है। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा बैटरी चार्ज के प्रकार। देखो बहुत ही बढ़िया है, बड़े अच्छे से समझना है इस कॉन्सेप्ट को। ये हमारा जो चार्ज की प्रक्रिया होती है, कितनी प्रकार से चार्ज होती हैं, तो इनके बारे में आज पढ़ेंगे कि हमारी सेलों को किन किन विधियों के द्वारा चार्ज किया जा सकता है। तो बने रहिए क्लास में, आज इनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। देखेंगे, देखो द्वितीय सेल तथा बैटरी को निर्माण के बाद ही चार्ज करने की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। बैटरी का आवेश घट जाने अथवा समाप्त होने पर पुनः आवेशित करना पड़ता है, ठीक है। जो बैटरी का चार्ज होता है या घट जाने से या समाप्त हो जाने से इसको क्या करते हैं, हम पुनः चार्ज करते हैं, ठीक है ना। तो एसी को डीसी में परिवर्तन करके बैटरी चार्ज की जा सकती है। तो हमारे पास एसी होती है आवश्यकता अनुसार, तो हम क्या करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करके इन बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक विशेष करके ध्यान रखना है इन नियमों में। तो हमारी पहली आवश्यकता है तो बैटरी। देखो इनमें एक विशेष चीज याद रखना है, जिस श्रेय में धनात्मक है उसी श्रेय से धनात्मक को जोड़ते हैं और जिस श्रेय से ऋणात्मक श्रा है उसे उसी ऋणात्मक श्रेय से जोड़ते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। देखो बैटरी की चार्जिंग की इसलिए आवश्यकता पड़ती है, देखो हमारे जो सेल होते हैं, जो द्वितीय सेल होती हैं, तो इनको हम बार बार चार्ज करने के लिए इनको क्या करते हैं कि चार्ज के रूप में इनको आवेशित करते हैं। देखो प्रथम सेल होती हैं, इनको एक बार ही चार्ज करते हैं, इन्हें पुनः द्वारा चार्ज नहीं किया जाता, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना है। और जब एसी धारा होती है तो एसी को कन्वर्ट करके डीसी के माध्यम से इन सेलों को क्या करते हैं, बैटरी को चार्ज करते हैं। तो लिख सकते हैं यहां पर एसी को डीसी में परिवर्तन करके बैटरी को चार्ज करते हैं,
ठीक है ना। एसी को डीसी में परिवर्तन करके बैटरी को क्या करती हैं, चार्ज करते हैं। तो इसकी कुछ निम्न प्रकार से विधियां हैं। क्या है भाई, कुछ निम्न प्रकार विधियां हैं, तो इन विधियों के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। निम्न प्रकार से विधियां हैं। क्या है भाई, इनकी निम्न प्रकार से विधियां हैं। तो हम पहली विधि के बारे में पढ़ेंगे, स्तर धारा। पहली कौन सी विधि है, स्तर धारा। तो हमारी स्तर धारा विधि है, तो किस प्रकार से इसमें स्तर धारा रहती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, इसमें क्या रहता है कि धारा का मान नियत रखा जाता है। धारा का मान कैसा रखा जाता है, नियत रखा जाता है। तो लिख लेंगे इसमें, धारा का मान नियत रखा जाता है। इसमें क्या करते हैं भाई, धारा के मान को हम नियत रखा जाता है। क्या रखा जाता है, नियत रखा जाता है। नियत रखने के बाद हम धारा के मान को नियत इसलिए रखते हैं क्योंकि बैटरियों को श्रेणी क्रम में जोड़ती हैं, जिससे कि एक साथ कई बहुत सारी बैटरियों को चार्ज किया जा सके। ये ध्यान रखना है। तो लिखेंगे, बैटरियों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, अर्थात बैटरियों को एक साथ चार्ज किया जा सके। ठीक है ना। क्या करते हैं भाई, बैटरियों को एक साथ चार्ज किया जा सके। ठीक है। और इसमें श्रेणी क्रम संयोजन में क्या करते हैं अपन, श्रेणी क्रम में श्रेणी क्रम में 110 वोल्ट को 220 वोल्ट डीसी से 110 वोल्ट डीसी से संयोजित करते हैं। मतलब हमारी जो वोल्ट हैं 220, तो उनको 110 वोल्ट तक क्या कर सकते हैं अपन, उसको ट्रांसफॉर्मर के माध्यम से कम कर सकते हैं, जिससे कि डीसी पर आराम से बैटरी चार्ज हो सके। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखेंगे, ये तो गया हमारा कौन सा, स्थिर धारा। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें स्थिर वोल्टेज चार्ज विधि।
स्थिर वोल्टेज चार्ज विधि के बारे में पढ़ते हैं। देखो स्थिर चार्ज वोल्टेज के बारे में पढ़ेंगे। इस विधि में क्या होता है भाई, वोल्टेज का मान पूर्ण चार्ज काल में क्या रहता है, नियत रहता है। चार्जिंग समय में कैसा रहता है भाई, चार्जिंग काल में नियत रहता है। देखो इस विधि में वोल्टेज का मान चार्ज काल या समय में क्या रहता है भाई, नियत रहता है। इसका विशेष करके आपको ध्यान रखना है। और ये कौन सी विधि कहलाती है भाई, स्थिर वोल्टेज चार्ज विधि कहलाती है। कहलाती है। तो इस विधि में वोल्टेज चार्ज का मान समय पे क्या रहता है, नियत रहता है। और इसी को क्या कहते हैं हम, स्थिर वोल्टेज चार्ज विधि कहते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, बैटरी से कुछ वोल्टेज अधिक रखा जाता है। इसमें क्या रखा जाता है, बैटरी से कुछ वोल्टेजों को अधिक रखा जाता है। जैसे कि हमारी वोल्टेज है 12, तो बैटरी की वोल्टेज के लिए कितना रखा जाएगा, 15 वोल्टेज अधिक रखा जाता है। क्या करते हैं भाई, अधिक रखा जाता है। लिख लेंगे सभी। अब क्या होता है, इसमें वोल्टेज नियत रहती हैं। तो आपने देखा होगा कि आपके जो कार, मोटर और आपकी बस वगैरह होती हैं, ट्रैक्टर वगैरह होते हैं, ट्रक वगैरह होती हैं, तो वहां पर डायनामो के अनुसार, डायनामो के उपयोग करके क्या करते हैं, बैटरी को चार्ज करते हैं। तो लिख लेंगे यहां पर, डायनामो के हम क्या करते हैं, डायनामो के माध्यम से बैटरी को क्या करते हैं भाई, चार्ज करते हैं। जैसे कि आपकी मोटर हुई, मोटर, कार, बस, ट्रक, ईटीसी, जिनके अंदर बैटरी जितनी भी होती हैं क्या करते हैं भाई, डायनामो का प्रयोग करते हैं। डायनामो प्रयोग करके इन बैटरियों का करती हैं, चार्ज करती हैं। ठीक है ना। इसमें ये हमारी सारी चीज इंक्लूड होती हैं। तो इनमें क्या होता है कि बैटरी, इनमें क्या होता है कि बैटरी का जो स्टार्टिंग धारा मान क्या होता है, अधिक होता है। जैसे जैसे बैटरी चार्ज होती है तो धारा का मान कैसा होता है, कम होता चला जाता है। तो इस प्रकार से हमारी ये दो प्रकार की विधि। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें अपन ट्रिकल चार्जिंग विधि। क्या, ट्रिकल चार्जिंग विधि। देखो इसका मैं आपको व्यू दिखाना चाह रहा हूं, देखेंगे एक बार। देखो ये व्यू आपका, ये हमारा स्ट्रिप वोल्टेज का व्यू है।
आपका रेजिस्टर लगा है यहाँ पर, ठीक है ना, ये आपकी बैटरी लगी हुई है, ठीक है, और ये आपके फ्यूज वगैरह लगे हुए हैं, और ये हमारी कौन सी सप्लाई है, डीसी सप्लाई है, जी कि आरेख है, क्या एक आरेख है। इस आरेख में हमारी सारी चीज लगी हैं, रेजिस्टर लगा है, ठीक है ना, और बैटरी लगी कितनी 6 वोल्ट की, और ये एम्पियर बता रही है कितनी एम्पियर चल रही है। तो जिस प्रकार से हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं जो 200 वोल्टेज को 6 वोल्ट, हाँ 12 वोल्ट 24 में कन्वर्ट करते हैं, इसी प्रकार से एम्पियर होते 3 6 आपके 9 तक एम्पियर 12 तक जितनी भी हैं वो सब तरह से इसमें इंक्लूड की होती हैं। तो इस प्रकार से ये आरेख था। और आपको एक और आरेख बताऊं आपका स्थिरधारा का, कौन सा, स्थिरधारा का अगर आरेख, ये हमारा स्थिरधारा का आरेख है, ठीक है ना। ये हमारी बैटरी लगी हुई है यहाँ पर, ये हमारे स्विच हैं हमारे, और ये लैंप है। ये लैंप हमारे इस प्रकार से जोड़े गए हैं, जैसे जैसे बैटरी चार्ज होती जाएगी ये लैंप निर्देश करता जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे स्विच के साथ में लैंप जुड़े हुए हैं। हमारे ये 220 वोल्टेज और 110 वोल्टेज की सप्लाई से डीसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे। देखो अब आता है ट्रिकल चार्जिंग विधि। ट्रिकल चार्ज विधि, देखो ट्रिकल चार्ज की विधि के बारे में पढ़ेंगे। देखो सल्फ्यूज दोष युक्त लेड एसिड बैटरी को, हमारी जो लेड एसिड बैटरी होती है तो उसको पुनः आविष्ट करने के लिए ट्रिकल चार्ज विधि का प्रयोग करते हैं। और ट्रिकल चार्ज विधि का प्रयोग करने से इस बैटरी को, लेड एसिड बैटरी को चार्ज करते हैं तो हफ्ता भर भी लग सकता है और हफ्ते भर से भी ज़्यादा लग सकता है, ये ध्यान रखना है। प्रश्न पूछा गया था कि ऐसी कौन सी बैटरी है जिसको हफ्ते भर चार्ज करने पर भी चार्ज नहीं होती है। अब सब सोचने में पड़ गया ऐसी कौन सी बैटरी भैया, तो ध्यान रखना है लेड एसिड बैटरी है, इसका बेसिस करके ध्यान रखना है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया था आपको, तो मैं लिख देता हूं यहां पर। देखो लेड एसिड बैटरी को पुनः आवेशित करने के लिए इसमें निम्न धारा, निम्न धारा का मतलब समझ रहे हैं, कम धारा, निम्न धारा जैसे कि आपकी सामान्य चार्जिंग धारा 2% से 3% तक, कितनी 2% से 3% तक चार्ज करना ट्रिकल चार्जिंग विधि कहलाती है, ठीक है ना, चार्जिंग विधि कहलाती है। और इसे चार्ज करने के लिए 1 सप्ताह भी लग सकता है, इससे अधिक भी लग सकता है। इसे चार्जिंग के लिए बैटरी को 1 सप्ताह या अधिक समय लग
सकता है। ठीक है, ये तो हमारी कौन सी है, ट्रैकल चार्ज विधि। मतलब इस बैटरी जो लेड बैटरी होती है उसको चार्ज करने के लिए कम से कम 1 सप्ताह को तो समय लग सकता है, क्योंकि इसमें देखो विद्युत धारा मतलब धारा की कितना 2 से 3% हो रहा है, कितना 2 से 3%। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, रेक्टिफायर विधि। कौन सी, रेक्टिफायर विधि। रेक्टिफायर के बारे में देखो बता देते हैं आपको। देखो जी है हमारी रेक्टिफायर विधि। रेक्टिफायर में हम 4 डायोडों का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, कितने डायोडों का प्रयोग करते हैं, 4 डायोडों का, जो सिलिकॉन जर्मेनियम से आदि से निर्मित होते हैं। ठीक है, और ये हमारा ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज को क्या करता है, कम करता है। ठीक है, ये हमारे डायोड होते हैं, ये क्या करते हैं भाई, धारा को कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं भाई, धारा को कनेक्ट करते हैं। तो हमारे लिए क्या है, ट्रांसफार्मर है, जो क्या करता है भाई, हमारी जो वोल्टेज धारा होती है तो वोल्टेज को क्या करता है, डाउन अप दोनों तरह से काम करता है। पर जहां पर क्या है, अधिक वोल्टेज को क्या करेगा, कम वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और डायोड है हमारे, क्या करेंगे, मतलब धारा को कन्वर्ट करने का काम कर देंगे, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। ये हमारी बैटरी लगी हुई है यहाँ पर। ठीक है, ये बैटरी है, और ये हमारी कौन सी है, एसी सप्लाई है। कौन सी, एसी सप्लाई, जो ट्रांसफार्मर के माध्यम से गुजर के जा रही है, जो डीसी जो हमारे डायोड के माध्यम से क्या कर रही है, बदल रही है। क्या बदल रही है, एसी टू डीसी में। ठीक है, और हमारा ट्रांसफर क्या है कि हमारे 220 वोल्टेज को 6 वोल्टेज, 12 वोल्टेज, 24 वोल्टेज, और एम्पियर को देखें तो अपन 3 एम्पियर, 6 एम्पियर, 9 एम्पियर, ये आदि। तो इस प्रकार से हमारे इसमें रहते हैं 12 एम्पियर, सॉरी 12 एम्पियर। तो हमारा ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है आपको पता पड़ रहा है, और डायोड क्या कर रहे हैं आपको ये पता पड़ रहा है। ठीक है ना, हमारे फ्यूज वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पर। इस प्रकार से हमारा ये रेक्टिफायर होता है। तो ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है भाई, एसी स्रोत होता है, एसी स्रोत के माध्यम से अपन डीसी में सप्लाई कर, डीसी को कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट किसके माध्यम से करती हैं, डायोडों के द्वारा, और वोल्टेज को किसके माध्यम से कम करती हैं, ट्रांसफार्मर के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या हमारी रेक्टिफायर चार्ज विधि। ठीक है, कौन सी हमारी रेक्टिफायर विधि। तो इस प्रकार से ये रेक्टिफायर विधि है। इसमें मुख्य यही भाग होते हैं आपके। ठीक है ना, कौन कौन से, ट्रांसफार्मर हो गया आपका, एक तो आपका क्या हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, रेक्टिफायर हो गया दूसरा आपका, ठीक है ना, और क्या होगा, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर हो गया आपका, बैटरी होगी इसके अंदर। ठीक है ना, धारा रेगुलेटर हो गया आपका, आपका धारा रेगुलेटर है आपका, वोल्टमीटर हो गया आपका, इसमें वोल्टमीटर क्या दर्शाता है, वोल्ट दर्शाता है। ठीक है, और एम्पियर मीटर हो गया इसमें,
एमीटर, तो इसके ये क्या है, भाग हैं। वोल्टेज रेगुलेटर हो गया, जी इत्यादि इसके क्या है, ये भाग है। ट्रांसफॉर्मर आपका स्टेप डाउन हो गया ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, क्या कर रहा है, वोल्टेज को कम कर रहा है। तो जी हमारी क्या है, चार्ज विधि। इसमें ट्रांसफॉर्मर आपका क्या कर रहा है, रेक्टिफायर आपको क्या कर रहा है, डीसी बल रहा है, ठीक है ना। वोल्टेज रेगुलेटर क्या कर रहा है, वोल्टेज को क्या कर रहा है, कम ज्यादा करने का काम कर रहा है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग पे दूसरी वाइंडिंग पे डिपेंड रहता है। क्या, दूसरी वाइंडिंग पे डिपेंड, सेकेंडरी। वाइंडिंग, ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग क्या करती है आपकी, रेगुलेटर का काम करती है। और इसी प्रकार से वोल्टमीटर होता है, आउटपुट वोल्टेज को दर्शाता है। तो इस प्रकार से हमारे ये रहे। अब पढ़ते हैं बैटरी की चार्ज अवस्था। क्या पढ़ते हैं, बैटरी की चार्ज अवस्था, नया टॉपिक, बढ़िया। बैटरी की चार्ज अवस्था। देखो तीन अवस्था होती हैं, क्या होती हैं इसकी, तीन अवस्था, पूर्ण अवस्था, सामान्य अवस्था और डिस्चार्ज अवस्था। तो तीनों के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। लिखते हैं, देखो पहला आता है हमारा पूर्ण चार्ज अवस्था। पूर्ण चार्ज अवस्था में आपका जो विद्युत वाहकबल कितना होता है, 2.2। कितना होता है इसमें, पूर्ण अवस्था में बैटरी का जो विद्युत वाहकबल होता है 2.2 होता है। और आपेक्षित घनत्व कितना होता है इसके इलेक्ट्रोलाइट का, जो आपेक्षिक घनत्व होता है आपका 1.25 से 1.28। कितना रहता है भाई, 1.25 से 1.28 का क्या रहता है, आपेक्षित घनत्व रहता है। मतलब 1.25 से लेके 128 के बीच में क्या रहता है इसका आपेक्षित घनत्व रहता है, ये ध्यान करना। और सेल का जो विद्युत वाहकबल होता है कितना होता है, 2.2। सेल का ईएमएफ मतलब विद्युत वाहकबल। और इसके इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व कितना आता है, 1.25 से लेके 1.28 के बीच में रहता है, ठीक है ना। और इसमें चार्ज के समय क्या होते हैं, बुलबुले होते हैं, सबसे ज्यादा गैस के बुलबुले निकलते हैं। चार्जिंग के समय क्या होता है, इनके छिद्र से बुलबुले लगातार निकलते रहते हैं। इनके छिद्र से होते हैं इनमें, तो क्या निकलता है भाई, छिद्रों से बुलबुले लगातार निकलते रहते हैं। ये तो होगा भाई पूर्ण अवस्था। अब आती है हमारी सामान्य या हाफ चार्ज। क्या आती है, हाफ चार्ज। देखो हाफ चार्ज में क्या रहता है, विद्युत वाहकबल 2 पॉइंट से 2.0 से 2 पॉइंट कितना रहता है भाई, 15। सेल का ईएफ रहता है आपका 2.0 से 2.15
15 वोल्ट सेल का क्या रहता है भाई, ईएमएफ रहता है, ठीक है ना। इसका आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, 1.20 से 1.25 तक, 1.20 से 1.25 तक इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व। कितना होता है, 1.20 से 1.25 तक। अब आती है हमारी, इसमें क्या होता है, बुलबुले कम हो जाते हैं, क्या होते हैं इसमें, बुलबुले कम निकलती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा डिस्चार्ज अवस्था। डिस्चार्ज अवस्था आती है, तो डिस्चार्ज में क्या होता है, डिस्चार्ज में भाई जो विद्युत वाहक होता है आपका, कितना होता है भाई, 2.0 से प्रति सेल से कम होता है, प्रति सेल कम होता है। क्या होता है, प्रति सेल कम होता है। और घनत्व कितना होता है इसका, इलेक्ट्रोलाइट घनत्व होता है 1.18। इलेक्ट्रोलाइट कितना रहता है, 1.18, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, बुलबुले नहीं निकलती हैं। इसमें क्या होता है, बुलबुले निकलते हैं, नहीं निकलते हैं। तो इस प्रकार से आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो पूर्ण अवस्था और हाफ अवस्था, मध्यकी अवस्था और डिस्चार्ज अवस्था। तो पूर्ण अवस्था में क्या होता है, ओनली डीसी में क्या होता है, बुलबुले पैदा होते हैं, पर एसी में नहीं निकलती हैं, ध्यान रखना। और हाफ अवस्था में बुलबुले कम निकलते हैं और डिस्चार्ज अवस्था में बिल्कुल बुलबुले नहीं निकलते हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू, वेलकम।